MCQ number 16. The mean electrical energy density between plates of a charged air capacitor is option A Q square divided by 2 epsilon naught A square, option B Q divided by 2 epsilon naught A square, option C Q square divided by 2 epsilon naught A, option D epsilon naught A divided by Q square. It is given that Q is charge on capacitor and A is area of capacitor plate. Okay sir. So in question number 16 हमसे डिमांड किया जा रहा है बच्चों फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी. ये समझेगा आपको क्या फॉर्मूला होगा बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर अ चार्ज एयर कैपेसिटर. यस इट इज हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. यस बेटा दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स कैपिटल ई, कैन आई मेक इट दिस वे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. अच्छा ये सिग्मा का सिंप्लीफाइड वर्जन मैं ऐसा लिखूँ बेटा Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट एज इट इज. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. क्या मतलब होगा इसका चार्ज डिवाइड बाय एरिया. सो मैं Q को एरिया से डिवाइड कर दूंगा. ओके सो when I just substitute E का formula here, I will be getting students formula for energy density as half as it is. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखने वाला हूँ Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट. डोंट फॉरगेट टू मेक इट होल स्क्वायर. ओके सर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज. तो बेटा ये हो जाएगा हाफ एज इट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर into this epsilon naught I am taking as it is. So एक epsilon naught cancel हो जाएगा. करेक्ट है बेटा. So this formula will turn out to be half Q square divided by A square times of epsilon naught. Okay sir. So this is the required formula for energy density. Okay. So let's see the options now. बेटा Q square divided by 2 epsilon naught A square. Okay sir. So this is going to match with option A. 16th का आपका A आ जाएगा. Easy है ना बेटा. Yes. 17th करते हैं. A person is observing a bacteria through a compound microscope for better observation and to improve its resolving power. He should option A increase the wavelength of light. Option B increase the refractive index of the medium between the object and objective lens. Option C decrease the focal length of the eyepiece. Option D decrease the diameter of the objective lens. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स. रिजॉल्विंग पावर कैसे ढूंढते हैं हम लोग. यस द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर RP इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइडेड बाई 0.61 टाइम्स ऑफ लैम्डा. करेक्ट है ना. रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइडेड बाई 0.61 टाइम्स ऑफ लैम्डा. अच्छा ये न्यूमेरिकल अपर्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 2n मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा. यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n लिख रहा हूँ. कभी कभी हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं. ऑब्वियस है ये तो. डिवाइडेड बाई 0.61 lambda should remain as it is. So this is the formula for resolving power. Okay sir. So देखते हैं ऑप्शन को बेटा. ऑप्शन ए में क्या बोला है increase the wavelength of light. बेटा in case you increase the wavelength resolving power will decrease. बट उनको तो ज़्यादा resolving power चाहिए तो A cannot be our answer. What about B? Increase the refractive index of the medium between the object and objective lens. Definitely B correct है बेटा. उनके हिसाब से आपको ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे इंक्रीज करना होगा सो दैट रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज हो जाए एंड आपका रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाए. है ना बेटा. तो 17th का करेक्ट आंसर विल बी बी. इजी है. ओके लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आपका क्वेश्चन नंबर 18. लेट्स सी. ओके द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज XL. If the inductance of a coil is tripled
and frequency of AC supply is doubled, then the new inductive reactance will be option A 2 by 3 times of XL, option B 3 by 2 times of XL, option C 1 by 6 times of XL, option D 6 times of XL. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का, एसी सर्किट का XL, उसका बात हो रहा है. इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ओमेगा टाइम्स ऑफ L. करेक्ट है बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज ओमेगा टाइम्स ऑफ L. L इज सेल्फ इंडक्टेंस, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप जिसको लिख सकते हो 2 पाई f. ओके सर, 2 पाई f इंटू L शुड रिमेन एज इट इज. अब डेटा में ऐसा बताया जा रहा है आपको दैट इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज ट्रिपल्ड. ओके सर, सो जो L का वैल्यू है दैट यू आर मेकिंग 3 टाइम्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज डबल्ड. F का जो वैल्यू है दैट इज बीन मेड 2 टाइम्स. दैट ऑब्वियसली मीन्स बेटा कि जो XL का वैल्यू है दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 3, दैट इज 6 टाइम्स. दैट मीन्स बेटा द न्यू वैल्यू ऑफ XL, लेट्स से XL डैश will be 6 times the older value of XL. XL का पुराना वैल्यू क्या दिया है? XL दिया है बेटा. So new XL is equals to 6 times of old वाला XL. So आंसर होगा 6 times of XL and that is the reason this is going to match with D. करेक्ट है ना बेटा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये. 19th MCQ बेटा. In the circuit shown the ratio of quality factor and the bandwidth is option A 10 seconds, option B 8 seconds, option C 6 seconds, option D 4 seconds. बेटा सारे वैल्यू सर्किट में ही दे दिए हैं आपको. सर्किट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट? सो इन दिस 19th क्वेश्चन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट बेटा? रेशियो. करेक्ट है? किसका रेशियो सर? क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ का रेशियो. ओके सर, सो Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर divided by bandwidth we have to determine. Okay sir, so students, can I say quality factor is given by the formula 1 by R under root of L by C and bandwidth is given by the formula R divided by L. ये दोनों फॉर्मूले पता है ना आपको, इसको बस मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ओके, तो बेटा ये हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. L goes in the numerator divided by this will become R square. R into R is R square. L ऊपर ट्रांसफर हो गया. ओके, रूट ऑफ L by C right now I am making it copy paste. ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 1 upon R square. L raised to टोटल हो जाएगा 3 by 2. L raised to 3 by 2. करेक्ट है? डिवाइड बाई C raised to हाफ, या फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ कैपेसिटेंस. करेक्ट है? तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q फैक्टर डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. ओके सर, ओके. नाउ आप सर्किट को स्क्रीन पे देखिए, मैं मेरे टैब से देखता हूँ. वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम और आप साथ में. बेटा 1 अपॉन R स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 10, सो 10 स्क्वायर इंटू सर इंडक्टेंस रेज टू 3 by 2. बेटा L का वैल्यू क्या दिया है? 3, राइट? 3 हेनरी, सो इट इज़ 3 raised to 3 by 2. ओके सर, डिवाइडेड बाई C raised to हाफ. कैपेसिटेंस कितना दिया है बेटा? 27 माइक्रो फैरेडे, दैट इज 27 इंटू 10 raised to -6 फैरेडे, द होल रेज टू हाफ एज इट इज़. करेक्ट है? सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट साथ में बेटा. चलिए बताइए ये क्या होगा बेटा? दिस विल बिकम 3√3. 3 raised to 3 by 2 इज 3√3. ओके सर, डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स 27 का स्क्वायर रूट, ये होगा 3√3. करेक्ट है? 10 raised to -6 raised to हाफ विल गिव यू 10 raised to -3. ये 10 raised to 2 मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट. करेक्ट है बेटा? सो ये 3 विल कैंसल आउट, √3 विल कैंसल आउट. ये हो जाएगा 10 raised to -1, मैं न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर देता हूँ. सो दैट विल बिकम 10 raised to +1, यानी कि 10. सो द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी स्टूडेंट्स 10. एंड सिंस इट इज़ अ रेशियो ऑफ Q फैक्टर एंड बैंडविड्थ, हमें पता होगा दैट द यूनिट विल बी सेकेंड. करेक्ट है बेटा? सो दिस इज गोइंग टू मैच विद 10 seconds. ऑप्शन ए बेटा. 19th का वी आर गेटिंग ए. ओके, समझा ना आपको कैसे करना है? 20th देखिए अभी. वाटर फ्लोज
through a horizontal pipe at a speed v. Internal diameter of the pipe is d. If the water is coming out at a speed v1, then the diameter of the nozzle is option A d root of v1 by v, option B d root of v by v1, option C d into v divided by v1, option D v1 divided by d times of v. Okay, so water flows through a horizontal pipe at a speed v. Okay sir, 20th question we are doing. Water flows through a horizontal pipe at a speed v. Internal diameter of the pipe is d. Fine. If the water is coming out at a speed v1, okay, then the diameter of the nozzle will be, okay sir, so diameter of the nozzle will be question mark. Let me consider students diameter of that nozzle as d1, correct है. So basically जहाँ पर diameter d है वहाँ पे speed v है. Okay, तो diameter कितना होगा nozzle पे कि आपको speed मिले v1. Okay sir, this is a question from mechanical properties of fluids. हाइड्रोडायनामिक्स का नॉलेज यूज करना है. कौन सा इक्वेशन बोलो? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को स्पीड के साथ में आपको रिलेट करना है. ओके सर, ओके. सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा. AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, करेक्ट है बेटा. AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. area of cross section multiplied by speed at a particular section will remain constant, correct है. तो आप एक काम करिए ना, आप इसको ऐसे लिखिए A1 V1 is equals to A times of V. A times of V मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ इनिशियल. A1 टाइम्स ऑफ V1 मतलब मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, करेक्ट है बेटा. आप A1 को क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? पाई R1 स्क्वायर V1 एज इट इज़. ये हो जाएगा. ए को आप क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर वी एज इट इज. पाई विल कैंसल आउट बेटा. नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों जगह पे रेडियस को क्या लिखोगे? हाफ ऑफ डायामीटर. आप उसका स्क्वायर करोगे, फॉर्मूला में स्क्वायर है तो आपको मिलेगा डायामीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4. बट आई थिंक वो 4 भी थ्रू आउट कैंसिल हो जाना है. तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल्स टू d स्क्वायर टाइम्स ऑफ v. क्या रिक्वायरमेंट है बेटा आपका? d1, करेक्ट है. सो फर्स्ट आई विल प्रिपेयर फॉर्मूला फॉर d1 स्क्वायर. कैन आई से स्टूडेंट्स d1 स्क्वायर विल बी d स्क्वायर इंटू v डिवाइडेड बाई v1. मतलब आपको दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा सो दैट आपको d1 मिल जाए. स्टूडेंट्स d1 विल बी v डिवाइड बाई v1. ये तो स्क्वायर रूट में आना है, करेक्ट है. ये d स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा d. सो रिक्वायरमेंट जो डायमीटर का है d1 दैट कैन बी कंसिडर्ड एज d मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ v डिवाइड बाय v1. ओके, सो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? d मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ v बाय v1. ओके सर, दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी. समझा ना बेटा आपको? एंड रेगुलर लेक्चर में आपको बताया जा चुका है दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इम्पॉर्टेंट. यस, ओके. 21st क्वेश्चन देखते बेटा फिर. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग अदर सेटिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन सेम फ्रिंज विथ. ओके सर, सेम फ्रिंज विथ, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. The distance d, capital D of the screen from slit should be made. Option A d by 2, option B d by root 2, option C 2d, option D 4d. Okay, so students मैं लिख देता हूँ. This is based upon our wave optics YDSE Young's double slit experiment. We'll start a discussion with the formula of fringe width. स्टूडेंट्स, फ्रिंज विथ आई विल डिनोट बाय W. फॉर्मूला क्या होगा बेटा? लैम्डा बड़ो d बाई छोटो d, करेक्ट है. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज स्मॉल d. डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D. मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है, करेक्ट है. अच्छा,
अब हमें बताया जा रहा है दैट यहाँ पे हमें फ्रिंज विड्थ को चेंज नहीं करना है. ओके सर, सो फ्रिंज विड्थ शुड रिमेन द सेम. अच्छा, लैम्डा तो वेवलेंथ ही है बेटा, एंड इट इज गिवन दैट, यस टेल मी, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल. ओके सर, छोटे डी के वैल्यू को आप डबल यानी 2 टाइम्स कर रहे हो. सो आई सीरियसली फील बेटा कैपिटल डी भी आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा फिर तो. ठीक है ना बेटा, आप छोटे डी को 2 टाइम्स किए हो तो कैपिटल डी भी आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा. देन ओनली जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम रहेगा. ओके, so capital D should become 2 times. Initial capital D was capital D, so new वाला capital D will be 2 times of capital D. Correct है? So 2 times of capital D and the option should be C. Correct है बेटा? In Young's double slit experiment, the separation between slits is doubled. छोटे d के वैल्यू को आप 2 टाइम्स किए without changing other setting of the experiment. Okay sir, to obtain same fringe width यानी कि W सेम चाहिए आपको. द डिस्टेंस D, कैपिटल D शुड बी मेड 2 टाइम्स. बेटा आपको आंसर मिल गया. ओके, MCQ 22 बेटा. अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टार h मीटर हाई. इट टेक्स 1 second टू रीच द ग्राउंड. द हाइट ऑफ द बॉडी हाफ सेकेंड आफ्टर रिलीज इज ऑप्शन A h/2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ऑप्शन B h/4 meter from ground, C 3h/4 meter from ground, option D h/6 meter from ground. Okay, so students, in the given time 1 second, okay, this is question number 22. In the given time 1 second body कितना distance travel कर रहा है when it is released from height? Yes, the answer is h. टार का height क्या दिया है? h. बॉडी 1 सेकेंड में वो पूरा ट्रैवल कर रहा है. करेक्ट है बेटा? एक बार फिर से रीड करूँ मैं आपके लिए, सुनो. अ बॉडी इज रिलीज्ड, थ्रोन नहीं, रिलीज्ड. सो इनिशियल स्पीड क्या दिया आपने उसे? 0. ओके, अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टार h मीटर हाई. इट टेक्स 1 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड. तो कहाँ से स्टार्ट किया उसने? h से. h से वो कहाँ तक आया? 0. बराबर है ना? h से 0 मैं कैसा कंसिडर कर रहा हूँ? हाइट ऑफ द टार इज h. तो h से वो कहाँ पहुँच गया? ग्राउंड पे. कितना टाइम लगा बेटा उसको? 1 सेकेंड. ओके, द हाइट ऑफ द बॉडी हाफ सेकेंड आफ्टर रिलीज. ओके सर, ओके बेटा. आई थिंक आप इसको फटाफट सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से कर लोगे. यस, सो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सर तो जो s है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं यहाँ s ही लिख रहा हूँ. इनिशियल जो स्पीड है वो 0 है बेटा, तो ut विल बिकम 0. दिस इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज. a को मैं छोटू g लिख रहा हूँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम स्क्वायर एज इट इज. सो सिंपली मैं लिख पा रहा हूँ बेटा s इज प्रपोर्शनल टू t स्क्वायर. करेक्ट है? s इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू t स्क्वायर. तो आई थिंक फर्स्ट जो टाइम है वो 1 सेकेंड है, सेकेंड जो टाइम है बेटा वो हाफ सेकेंड है. करेक्ट है? सो आप मुझे बताइए बेटा, अगर टाइम हाफ हो गया, 1 से हाफ मतलब टाइम अगर हाफ हो गया तो s का वैल्यू हाफ नहीं 1/4 टाइम्स होगा. तो बेटा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1/4 टाइम्स होगा, 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल हाइट. तो ये होगा बेटा h/4. अब ज़रा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और मुझे बताना बेटा h/4 ये कहाँ से डिस्टेंस है? जहाँ से हमने बॉडी को रिलीज़ किया. तो बॉडी को हमने जहाँ से रिलीज़ किया वहाँ से बॉडी ने पहले आधे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? h/4. सो आधे सेकंड के ख़त्म होने पे बॉडी ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे था? 3h/4. सो टोटल डिस्टेंस h, टार का हाइट h, h/4 कहाँ से? टॉप से, टावर के टॉप से. करेक्ट है? तो 3h/4 कहाँ से? ग्राउंड से. ओके, सो दैट्स वाई आई विल गो विद बेटा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी क्लियरली बताया जा रहा है 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड. देखो बेटा ऑप्शन बी में क्या बोला है? h/4 मीटर फ्रॉम ग्राउंड. ये तो गलत है बेटा. h/4 टार के टॉप से, इसलिए बी आपका आंसर नहीं है. यू कैन गो विद सी. क्या बताया जा रहा है सी में? 3h/4 बेटा, 3h/4 मैं लिख देता हूँ. 3h/4 फ्रॉम कहाँ से? टार के टॉप से या ग्राउंड से? ग्राउंड से सर. ओके, 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड. एंड वही मैंने आपसे कहा, दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 23.
there is a seconds pendulum on the surface of the earth. It is taken to the surface of planet whose mass and radius are twice that of earth. The period of oscillation of seconds pendulum on the planet will be option A 2√2 second, option B 2 second, option C 1/√2 second, option D 1/2 second. ओके, सो मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? बाय डिफ़ॉल्ट अर्थ के सरफेस पे 2 सेकेंड्स. ओके, नाउ वी आर टेकिंग दिस सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, करेक्ट है, हुज मास इज ट्वाइस and sir radius is also twice. Okay sir, so mass of a planet MP, right, is 2 times as compared to mass of earth. What about this? Radius of planet will be 2 times radius of earth beta, correct है. So I think because of this जो acceleration due to gravity है छोटू जी, that value will be changing. So छोटू जी बेटा acceleration due to gravity का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं यूज़ कर लेता हूँ बस. इट इज़ gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सर. छोटू जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर. कैपिटल G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. तो रेशियो में लिख लेते हैं इसको, G ऑफ दैट प्लानट डिवाइड बाय G ऑन सरफेस ऑफ आवर अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्लानट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इंटू सर रेडियस अपॉन रेडियस, द होल स्क्वायर भी तो करना है. बट माइंड यू छोटू जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो छोटू जी आप कैसे लिखे बेटा? प्लानट अपॉन अर्थ का लिखे ना, तो रेडियस के लिए उल्टा इट विल बी अर्थ अपॉन प्लानट. यस, सो बेटा ये हो जाएगा MP डिवाइड बाय ME. MP डिवाइड बाय ME इज 2. ओके सर, द होल स्क्वायर रेडियस सर RE डिवाइड बाय RP. RE डिवाइड बाय RP विल बी 1/2. सॉल्व करते हैं इसको. सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, करेक्ट है. सो छोटू जी ऑफ प्लानट इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, G ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 2. ऐसा कर सकते हैं. हाँ, रेशो भी रख सकते थे जैसा मैंने किया. देखते आगे. तो छोटू जी जो है वो पर्टिकुलर प्लानट का दैट इज हाफ एज कंपेयर्ड टू छोटू जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके स्टूडेंट्स, कैन आई से सेकेंड्स पेंडुलम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम. यस, तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा? T विल बी, टाइम पीरियड कैपिटल T विल बी 2 पाई √L/G. सभी बच्चों को ये नॉलेज है कि नहीं? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऐसे ढूंढते हो ना बेटा, T इज इक्वल्स टू 2 पाई √L/G. सो आई थिंक टाइम पीरियड को मैं कह सकता हूँ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ G बेटा, करेक्ट है. सो टाइम पीरियड डिवाइड बाई टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू √G डिवाइड बाई G. सो टाइम पीरियड चाहिए हमें सेकेंड्स पेंडुलम का, करेक्ट है, ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द सेम सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ G अपॉन G. बेटा इन्वर्स है ना, रूट तो लिख लिया हूँ मैं. तो ये प्लैनेट अपॉन अर्थ है, तो यहाँ क्या लिखूँ? अर्थ अपॉन प्लैनेट, करेक्ट है. डेटा देखिए और मुझे बताइए स्टूडेंट्स अभी. छोटू जी अर्थ अपॉन प्लैनेट ना, छोटू जी अर्थ अपॉन प्लैनेट क्या होगा? 2 होगा. छोटू जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई छोटू जी ऑफ प्लैनेट विल बी 2. सो RHS इज 2. स्क्वायर रूट तो था ही सर. टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द प्लैनेट डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ द सेम सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. बेटा अर्थ के सरफेस पे टाइम पीरियड क्या है? वो सेकेंड्स पेंडुलम का 2 सेकेंड्स. यस सर. सो TP विल बी 2√2. ऑब्वियसली द यूनिट विल बी सेकेंड्स. सो देयर इज अ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, हम जिस प्लैनेट पे उसे लेके जाने वाले हैं वहाँ पर इसका टाइम पीरियड विल बिकम 2√2 टाइम्स. ओके, सो आई शुड से 2√2 सेकेंड्स. फाइन. सो दिस इज देयर इन, ओके सर, ऑप्शन ए 2√2 सेकेंड्स. समझा आपको बेटा ये कैसे हैंडल करना है ये न्यूमेरिकल. ओके, MCQ नंबर 24. 2 long parallel wires carrying currents 8 ampere and 15 ampere in opposite directions are placed at a distance of 7 centimeter from each other. A point P is at equidistant from both the wires such that the line joining the point to the wires are perpendicular to each other. The magnitude of magnetic field at point P is √2 का वैल्यू आप 1.4 ले सकते हैं. μ0 दिया है, आप भी जानते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 SI यूनिट्स. ऑप्शन A 68 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला. B 48 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला.
C 32 into 10 raised to minus 6 Tesla, and D students 16 into 10 raised to minus 6 Tesla. Okay, so two long parallel wires carrying current 8 ampere 15 ampere but in opposite direction are placed at a distance of 7 centimeter from each other. Okay sir, so I am considering here there is wire number 1, करंट उससे फ्लो हो रहा है I1, मैं डॉट से उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज करंट हमारे तरफ आ रहा है. यस, हियर देयर इज वायर नंबर 2, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है आई एम अज्यूमिंग दैट एज I2. हियर आई एम कंसिडरिंग क्रॉस फॉर दिस करंट का डायरेक्शन बिकॉज ये करंट होगा बेटा इनवर्ड. करेक्ट है ना? बताया जा रहा है कि ये दोनों वायर्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट करंट्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, एंड उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट जॉइन दीज टू वायर्स. आई एम कंसिडरिंग D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स जिसका वैल्यू है आपके पास ऑब्वियस है. कितना दिया है सर? 7 सेंटीमीटर. ओके, आगे देखते हैं. A point P is at equidistant from both the wires, okay, such that the lines joining the point to the wires are perpendicular to each other. Okay sir, this line is very important. So ये वाले वायर से I will draw a perpendicular. ये वाले वायर से मैं horizontal direction में जाऊँगा so that ये इस लाइन के ऊपर perpendicular बिठा सके. करेक्ट है? And here I have to consider a point P. ठीक है ना बेटा? सो आई सीरियसली फील बेटा कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो इस वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आई एम कंसिडरिंग दैट एज B2 वेक्टर इन फैक्ट, राइट. एंड इस वाले वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आई एम कंसिडरिंग दैट एज B1 वेक्टर. द मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसा रहेगा तो आप राइट हैंड थंब रूल का नॉलेज यूज़ करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो. यस बेटा, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. करेक्ट है? अब आप मुझे ये बताइए बेटा, ये एक स्ट्रेट वायर है. ओके, उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है? P. सो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं B1 से डिनोट करूँ तो क्या फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड B1 का बेटा? इट इज़ म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स ऑफ R. R का मतलब होगा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट. हियर द पॉइंट इज P, तो इसको R1 ले लेते हैं. स्टूडेंट्स, ये B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 क्या होगा आप मुझे बताइए. सिमिलर फॉर्मूला, स्ट्रेट वायर की बात हो रही है ना बेटा. यस, सो स्ट्रेट वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट P है तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ डिस्टेंस. आई एम कंसिडरिंग दैट डिस्टेंस इज R2. बेटा आपको समझा कि नहीं? इसको मैं R1 ले रहा हूँ, इसको मैं R2 ले रहा हूँ. ठीक है ना? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस D. कैन आई से दिस कैन बी कंसीडर्ड एज हाइपोटेन्यूस. ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? D बाई रूट 2. करेक्ट है? ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? D बाई रूट 2. मैं वो स्टेटमेंट पढ़ूँ आपके लिए. यस, अ पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द वायर्स सच दैट द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट टू द वायर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये जो मैंने स्टार्टिंग में रीड किया ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. अ पॉइंट P इज़ एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द वायर्स. सो एंगल वाइज अगर मैं सोचूँ ना बेटा, तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. करेक्ट है? आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते थे. साइड अपोजिट टू 45 डिग्री will be 1 upon root 2 times of hypotenuse. Same way, side opposite to this 45 degree will also be 1 upon root 2 times of hypotenuse. करेक्ट है बेटा? ओके, सो R1 मुझे क्या लिखना है? D by root 2. करेक्ट है बेटा? व्हाट इज R1? D by root 2. व्हाट इज R2 बेटा? D by root 2. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई. व्हाट इज R1 सर? इट इज़ D डिवाइडेड बाई रूट 2. रूट 2 को न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. अच्छा, B2 को देखते हैं बेटा. सो दिस इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई. व्हाट इज R2? बेटा R2 इज ऑल्सो द सेम, राइट. D डिवाइड बाई रूट 2. रूट 2 मैं ऊपर न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर देता हूँ. बेटा कैन आई से ये डिस्कशन हुआ है हमारा दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. करेक्ट है बेटा?
इनफैक्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा। वेक्टर का पूरा मैं नॉलेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। बट स्टूडेंट्स b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो cos 90 तो जीरो हो जाएगा ना बेटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसमें हम देख पा रहे बेटा मेनी टर्म्स कैन बी कंसीडर्ड कॉमन। ओके सर थोड़ा इजी हो जाएगा फिर ये। सो म्यू नॉट I1, नो I1 कॉमन नहीं ले सकते, √2 कॉमन ले सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, राइट सर। सो स्क्वायर रूट ऑफ हम डाल देते हैं यहाँ पर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ओके सर, दैट मीन्स करंट I1 एंड I2 के अलावा बाकी सब हमने कॉमन ले लिया है। ओके, लेट्स पुट ऑन द वैल्यूज नाउ। सो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, सो ये फॉर्मूला आपका प्रिपेयर हो गया सर। लेट्स वर्क ऑन द वैल्यूज नाउ। सो मैग्नेटिक फील्ड बिग B एट पॉइंट P होगा स्टूडेंट्स म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर इंटू √2। ओके सर, डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज। बेटा डी आई थिंक 7 सेंटीमीटर है, 7 ही है ना, यस 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 10⁻² मीटर अंडर रूट ऑफ सर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। बेटा I1 का वैल्यू इज 8, so it is 8 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर। ओके सर, ओके I1 इज 8 एंड I2 इज 15। सब्स्टिट्यूशन ठीक है ना बेटा, कोई बड़ी बात तो नहीं आपके लिए ये। ओके, सो पाई जाएगा, यस 2 इंटू 2 विल बिकम 4। सो सर दिस इज 2√2, 2√2 डिवाइड बाई 7, 10⁻⁷ प्लस 2 माइनस 5 यानी कि बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 225। सो दिस इज 2√2 का वैल्यू क्या लेना है आपको 1.4 डिवाइड बाई 7 इंटू 10⁻⁵। रूट ऑफ बेटा ये होगा 64 प्लस 225 289, करेक्ट है, यस 289। तो बेटा ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, राइट। सो दिस विल बी 2 इंटू 0.2 डेसिमल शिफ्ट किया मैंने इंटू 10⁻⁵। स्क्वायर रूट ऑफ 289 विल गिव यू 17 बेटा, करेक्ट है ना। सो दिस इज 2 इंटू 0.2 इंटू 17, 0.4 इंटू 17 यानी कि 6.8 हो जाएगा बेटा ये, करेक्ट है ना। 2 इंटू 0.2 इज 0.4 इंटू 17 दैट शुड गिव यू 6.8 इंटू दिस इज योर 10⁻⁵। सो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सो हमने SI यूनिट फॉलो किया है, द यूनिट शुड बी टेस्ला, ठीक है। ओके, सो उनको यहाँ डेसिमल नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम सर, वी कैन मेक इट 68। ऑप्शन से अगर आपको एग्जैक्टली सेटिस्फाई करना है तो 68 कर देते हैं। सो 68 बेटा इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला एज इट इज। सो 68 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला इज गिवन इन ऑप्शन ए, ठीक है ना बेटा। MCQ नंबर 25 स्टूडेंट्स, a body of mass 200 gram is tied to a spring of spring constant 12.5 Newton per meter, while other end of spring is fixed at point O. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed 5 radian per second, then the ratio of extension in the spring to its natural length will be how much? डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रहा है स्टूडेंट्स। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1:2, बी 1:1, सी 2:3 एंड डी 2:5। ओके, सो स्टूडेंट्स अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम, मास आई एम कंसिडरिंग 200 ग्राम इज 0.2 किलोग्राम, is tied to a spring of spring constant which is K 12.5 Newton per meter, okay, while other end of the spring is fixed at point O. ये तो obvious है, ठीक है। If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed omega sir 5 radian per second, इससे circular motion हो पा रहा है। Okay sir, CM is circular motion. Then the ratio of extension in the spring to its natural length, beta what is the extension x,
व्हाट इज द नेचुरल लेंथ एल, कैपिटल एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, करेक्ट है। सो हमसे रेशियो पूछा जा रहा है बेटा एक्सटेंशन यानी एलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ का, ये समझा आपको। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको बस इतना करना है सर्कुलर मोशन के सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ऑसिलेशन के रिस्टोरिंग फोर्स को इक्वेट कर देना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा। CPF इज इक्वल्स टू FR। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या होगा बेटा, m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, जब एक्सटेंशन हो जाएगा तो r क्या होगा बेटा, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू FR। रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इट इज k टाइम्स ऑफ x, करेक्ट है, k टाइम्स ऑफ x, व्हाट इज k, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी आपको ठीक लगे, एंड व्हाट इज x बेटा, इट इज लाइक एलोंगेशन, इट इज लाइक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, करेक्ट है। सो आई थिंक आप फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते थे, L प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू k अपॉन m टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। So this will be beta L upon x plus xx will cancel out, you will get 1, that is equals to k. What is the value of k? 12.5 sir, divided by mass 0.2 kg, omega square, phi square is 25. Simple, ठीक है। 12.5 का डबल है ये, so this will become students 1 upon 0.4. This is L divided by x plus 1, मैं वहाँ ट्रांसफर कर लूँ -1. So this will become 1 minus 0.4, that is 0.6 divided by 0.4. So this is nothing but 3/2. Obvious है ना बेटा, 1 minus 0.4 is 0.6 divided by 0.4. So this is like 3/2. इस तरफ क्या है बेटा, ये L upon x. So आपका रिक्वायरमेंट है एक्चुअली x डिवाइड बाई L, बस आपको रेसिप्रोकल लेना है, x upon L ना बेटा, yes. So x upon L is 3/2 का रेसिप्रोकल which is 2/3. Easy. So this 2/3 is given in 2/3 is there in option C. Okay, easy. Thank you.